सुबह की तेज ठंडी हवा में एक बुटीक मालिक का चिल्लाना सुनाई दिया। यह कैसा कबाड़ है? इसे तुरंत यहां से हटाओ। राहुल एक पुरानी वॉक्सवैगन के पास रुका, जिसकी जंग लगी बॉडी किसी भी पल जमीन पर बिखरने वाली लग रही थी। पेंट उखड़ गया था, मेटल दिख रहा था, किनारे गल गए थे और एक पंख बस तार के सहारे लटका हुआ था। एक स्टाइलिश आदमी जो किसी फैशन पत्रिका के कवर से उतरा लग रहा था, उस पुरानी कार को और फिर राहुल को घृणा से देख रहा था और इस शर्मनाक चीज को उसकी गली से हटाने की मांग कर रहा था। राहुल को ऐसे जीवन के राजाओं की आदत हो गई थी। आह भरकर वह पास गया यह देखने के लिए कि उस कबाड़ को कैसे उठाया जाए ताकि वह परेशान लोगों के सामने बिखर न जाए, लेकिन उसकी नजर अटक गई। वॉक्सवैगन के खराब डैशबोर्ड पर धूल की एक परत के नीचे एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उसमें एक छोटा लड़का बनी पोशाक में क्रिसमस ट्री के पास खड़ा था, सांता क्लॉज के साथ। सांता क्लॉज की सफेद दाढ़ी के नीचे से एक काली घुमावदार मूंछ झांक रही थी। राहुल का दिल बैठ गया। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर उसके बचपन के एल्बम में थी और वह और उसकी मां हमेशा उस मूंछों वाले सांता क्लॉज पर हंसते थे। ग्राहक के दबाव के बावजूद राहुल ने लगभग स्वचालित रूप से काम किया। उसने सावधानी से वॉक्सवैगन को उठाया, प्लेटफॉर्म पर रखा और शोरगुल वाले बुटीक से दूर एक तरफ चला गया। तस्वीर का विचार उसे परेशान कर रहा था। उसे इस कार के मालिक को ढूंढना था। पिछले कुछ समय से उसकी अपनी जिंदगी उस कबाड़ जैसी हो गई थी। जब से काम पर उसकी गलती से एक महंगी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, उस पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया था, उसकी 4 महीने की सैलरी के बराबर। पैसा जिसकी हमेशा कमी रहती थी, एक दर्दनाक जुनून बन गया था। प्रिया के साथ उसका रिश्ता, जो कभी आदर्श लगता था, लगातार यातना में बदल गया था। उसकी मांगें बढ़ती जा रही थीं और कम कमाई के ताने लगातार मिल रहे थे। हालांकि राहुल लगभग काम पर ही रहता था। वह इस काम से नफरत करता था, कार मालिकों के साथ इन अंतहीन झगड़ों से, इस तनाव से जो उसे सोने नहीं देता था। एक अच्छे संस्थान में दाखिले के उसके युवा सपने हकीकत से टकराकर चूर हो गए थे। अच्छी शिक्षा के लिए पैसे चाहिए थे, जो अकेली मां के पास बस नहीं थे। मां, एकमात्र करीबी व्यक्ति। उसकी मृत्यु के बाद राहुल की दुनिया एक छोटे से अपार्टमेंट की 4 दीवारों तक सिमट गई थी। वह बिल्कुल अकेला था और एक भयानक, दम घोंटने वाला अकेलापन लहरों की तरह आता था। लेकिन एक दिन घर से बाहर निकलते हुए उसे एक दर्दनाक कराह सुनाई दी। कूड़े के डिब्बे के पीछे एक छोटा लाल रंग का जीव बैठा था, ठंड और बारिश से कांप रहा था और याचना भरी आंखों से सीधे उसकी आत्मा में देख रहा था। बेचारा, तुम यहां कैसे आए? राहुल ने फुसफुसाया, पिल्ले को उठाया और घर ले गया। उस दिन उसे काम पर देर हो गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस छोटे से जीव को नहलाया, खाना खिलाया और उसका नाम शेरू रखा। उस दिन से घर पर एक पूंछ हिलाता हुआ उसका इंतजार कर रहा था और जिंदगी, चाहे थोड़ी ही सही, आसान हो गई। कर्ज कहीं नहीं गया था, लेकिन वापस लौटना अब उतना उदास नहीं लगता था। हर कॉल एक लॉटरी बनी रही, एक गुस्सा करने वाला अमीर या एक आभारी पेंशन भोगी। और आज एक पुरानी वॉक्सवैगन और एक रहस्यमय तस्वीर। जल्द ही मालिक आ गया, एक बूढ़ा झुका हुआ आदमी जिसकी आंखों में असहनीय थकान दिख रही थी। अपनी कार को टो ट्रक पर देखकर वह रोने लगा, उसे वापस देने की भीख मांगने लगा, ये समझाते हुए कि उसने गलती से पार्किंग के नियम तोड़े थे। राहुल जितना हो सके नरमी से बात करने की कोशिश करते हुए उसे बेंच पर बैठने के लिए कहा। उसका दिल उम्मीद और डर से धड़क रहा था। एंशनबियन, माफ करना, मैं मैं तुम्हें परेशानी नहीं देना चाहता था, राहुल ने शुरुआत की, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई। एन, आपकी कार में एक तस्वीर पड़ी थी। पेड़ के पास एक लड़का, नाना बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसकी नजरें राहुल पर टिक गईं। यहाँ ऐसी एक है, मेरा पोता, शायद। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए उत्तर में बहुत यात्रा की, कैसे उसकी पत्नी ने उसे रिटायरमेंट पर बसने के लिए राजी किया, कैसे उसके बेटे रवि गलत रास्ते पर चला गया, दूर हो गया और फिर जेल चला गया, कैसे उसकी पत्नी मर गई और वह अकेला रह गया,
अतीत की खुशी की यादों से बचने के लिए गांव चला गया। बेटी तक पहुंचने का एकमात्र जरिया जिसे वह कभी नहीं खींच पाया। और कैसे? रवि ने हाल ही में फोन किया, एक संभावित पोते का उल्लेख किया, एक पुलिस वाले दोस्त के माध्यम से यह तस्वीर भेजी, यहां तक कि लड़के की मां उसकी पूर्व बहू का पता भी दिया। फैसल खान, यही था बूढ़े आदमी का नाम। शहर आ रहा था, अपनी खून, इस दुनिया में एकमात्र बचे हुए व्यक्ति को खोजने की उम्मीद से भरा हुआ, इस तथ्य के बावजूद कि उसने कई साल पहले अपनी बहू को अन्यायपूर्ण तरीके से चोट पहुंचाई थी और अब माफी न मिलने से डर रहा था। एंशनन राहुल सुनता रहा और बूढ़े आदमी का हर शब्द उसे छू रहा था। फैसल खान द्वारा बताया गया उपनाम उसके अपने से मिलता जुलता था, पता भी मिलता जुलता था। एक कंपी उसे पकड़ गई। नो दिएचन, दादाजी, ये मैं हूं। राहुल की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मत तस्वीर में, ये मैं हूं। और सांता क्लॉज की मूंछ है, मुझे याद है। नाना शाह फैसल खान अचानक पीला पड़ गया, उसकी सांसें रुक गईं। राहुल डरकर उसके हाथ को पकड़ लिया। जनाब दादाजी, क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है? आनाम बूढ़े आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने राहुल को गले लगा लिया कसकर और रो पड़ा, आंसू छिपाए बिना। पोते के हाथ को कसकर पकड़ लिया, मानो छोड़ने और हमेशा के लिए खो देने से डर रहा हो। वे बहुत देर तक बेंच पर बैठे रहे, बस पास, मौन को केवल रुक रुक कर सांस लेने और धीमी रुलाई से तोड़ते हुए। एनस्टा फैसल खान ने शहर में रहने का फैसला किया। उसे अपने खोए हुए बेटे का पछतावा सता रहा था और वह अपने पोते की हर संभव मदद करना चाहता था। कर्ज के बारे में जानकर उसे उस सोने की याद आई जो उसने अभी भी खानों से छिपा रखा था। यह न केवल कर्ज चुकाने के लिए बल्कि एक नए व्यवसाय की नींव रखने के लिए भी पर्याप्त था। राहुल दादाजी के समर्थन से एक ऑटो मरम्मत की दुकान खोली। वह इस काम में बहुत दिलचस्पी रखता था, अपना सारा दिल लगा रहा था और जल्द ही यह सेवा अपनी गुणवत्ता और गति के लिए पूरे शहर में जानी जाने लगी। टैंशन दादाजी से राहुल को अपने पिता रवि का उपनाम पता चला। उसने उसकी कब्र ढूंढी और लंबे समय तक सिरहाने बैठा रहा, पत्थर पर अज्ञात नाम को देखता रहा। वह व्यक्ति जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन जिसका खून उसमें बह रहा था। एंड जेल में पिता से मिलने जाने का विचार उसे बहुत देर तक परेशान करता रहा। कुछ उसे वहां खींच रहा था। जब उसने अंततः फैसला किया तो उसे नहीं पता था कि वह केवल अतीत की ओर नहीं बल्कि भविष्य की ओर जा रहा है। ट्रेन में उसकी मुलाकात आरती से हुई। वह भी उसी जेल में जा रही थी अपने पिता से मिलने। 2 दिन की यात्रा, 2 अकेले लोग, गलती से एक साथ। राहुल उस नाजुक, थोड़ी उदास लड़की की देखभाल किए बिना नहीं रह सका। वह उसे चाय देता था, स्टेशन पर अपनी जैकेट से ढक देता था। वह एक दिन के लिए अतीत की छाया से मिलने जा रहा था और उसे वर्तमान में कुछ अविश्वसनीय मिला। वापसी की यात्रा उदास थी। उसे आरती की बहुत याद आ रही थी। वह उसके दिल में बस गई थी। रिश्तों में अपनी गलतियों को याद करते हुए राहुल डर रहा था, लेकिन समझ गया अब कुछ भी उसे नहीं रोक पाएगा। उसे उससे बहुत प्यार हो गया था। जब आरती लौटी तो राहुल पहले से ही 1 घंटे से स्टेशन पर एक विशाल गुलदस्ता के साथ उसका इंतजार कर रहा था। घबराहट उसे दबा रही थी। उसने उसे डिब्बे से बाहर आते देखा और शब्द खुद ही उसके होंठों से निकल पड़े। मैं इन सब दिनों तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे पता है यह बेवकूफी भरा लगता है। हम सिर्फ कुछ दिनों से जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। उसने ये सब एक ही सांस में कह डाला, सीधे डिब्बे के पास। आरती शर्मा गई। उसने नजरें नीचे कर लीं। मैंने भी हर पल तुम्हारे बारे में सोचा और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हम फिर से मिलेंगे। राहुल घबरा गया। यह इसका मतलब नहीं है तुम सहमत नहीं हो? मैं समझता हूं यह बहुत जल्दी है। उसने सिर उठाया, उसे डरते हुए गाल पर चूमा। मैं सहमत हूं। तुम्हारे बिना मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। शादी सादी थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से गर्म और मजेदार थी। आरती की तरफ से बस कुछ करीबी दोस्त। उसकी मां का बहुत पहले ही निधन हो गया था। पिता जेल में थे। राहुल की तरफ से कुछ दोस्त जो अब उसकी कार्यशाला में काम कर रहे थे।
और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण मेहमान फैसल खान, वफादार शेरू भी मौजूद था। पहली नजर में युवा मालकिन से प्यार हो गया था। वह पूरी शाम उसके पैरों के पास पड़ा रहा। यह उनका नया, अतीत के टुकड़ों से बना परिवार था। 1 साल बाद उन्होंने शहर की अपार्टमेंट और दादाजी के गांव के घर को बेच दिया। एक बड़ा चमकदार घर खरीदा। एक मंजिल पर फैसल खान के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक विशाल कमरा बनाया। हालांकि दादाजी उसमें लगभग रहते नहीं थे, उन्हें फिर से बगीचे आकर्षित कर रहे थे। 3 साल बाद फैसल खान के पास 2 नई चिंताएं थीं, जो बगीचे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। उनके और आरती के 2 लड़के हुए, एक के बाद एक। दादाजी पोतों को बहुत प्यार करते थे और वे उनके पीछे पीछे चलते थे। दादाजी, मदद करो। दादाजी, मैं खुद करूंगा। शेरू की खुशी भरी भौंकने के साथ पूरे प्लॉट से आवाजें आ रही थीं। उन्हें देखकर फैजल खान मुस्कुराए। अंततः वह सब पा लिया जो वह तलाश रहा था, और जानते थे कि जीवन सब कुछ के बावजूद ने उसे खुशी का दूसरा मौका दिया था। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।